मैं हूं श्वेता सिंह और आम चुनावों से पहले की राजनीतिक हलचल पर पेश है श्वेत पत्र। मोदी को हराने के लिए विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया। शुरुआत में लगा शायद आपसी मतभेदों को भूलकर ये सभी एकजुट हो जाएं, सबका वोट एकजुट हो जाए और चुनावों में ये मजबूत चुनौती दें। लेकिन आज हम आपको मोदी के सामने एक एक विरोधी की मौजूदा स्थिति दिखाते हैं। मोदी वर्सेस विरोधी की सूची में एक एक करके नामों को देखें तो नीतीश कुमार गठबंधन छोड़ एनडीए वापस जा चुके हैं। जेएमएम के हेमंत सोरेन जेल जा चुके हैं। बंगाल और दिल्ली की सरकारों की कई नेताओं पर ईडी जांच का शिकंजा है। कुछ बड़े नेता जेल में हैं। इसके बीच बंगाल में ममता बनर्जी और दिल्ली पंजाब की सीटों को लेकर केजरीवाल हट कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो कांग्रेस से बिना चर्चा पहली लिस्ट का ऐलान कर दिया। यानी कुल मिलाकर मोदी विरोधी हर चेहरा इस समय हाशिए पर नजर आता है। मैं द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बड़े बड़े लोग अपने स्वार्थ में छोटे छोटे फायदों के लिए अपनी जमीन का सौदा कर लेते हैं। बेचैन बीजेपी सहयोगी दलों को तोड़ने का, उनमें दरार डालने का काम कर रही है। बजट सत्र अवसर है, पश्चाताप का भी अवसर है, कुछ अच्छे फुटप्रिंट छोड़ने का भी अवसर है। तो मैं ऐसे सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि आप इस अवसर को जाने मत दीजिए। राम राम। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या से मिले, राम राम के आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष में हड़बड़ाहट है कि सब साथी पीछे क्यों हट रहे हैं। गठबंधन कितना है, कहां है, ये अभी भी स्पष्ट नहीं। सीट शेयरिंग का भी कोई अता पता नहीं। कोई एक नेता, एक नेतृत्व तो अब दूर की कौड़ी लगता है, क्योंकि चुनावों में अब अधिक समय बचा नहीं। चुनाव से ठीक पहले मोदी विरोध में खड़े नेताओं की स्थिति को समझिए। एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार। एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के संबंध से बच रहे। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ चल रही। शरद पवार के पोते संजय राउत के भाई पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। जब हम आयुष्मान भारत लॉन्च करते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी इसमें रोड़ा अटकाते हैं। जब हम गरीबों के लिए घर बनाते हैं तब कांग्रेस और उसके साथी रुकावटें डालते हैं। जब हम गरीबों तक नल से जल पहुंचाते हैं तो कांग्रेस और उसके साथ इसमें भ्रष्टाचार का रास्ता बनाने में लग जाते हैं। ऐसी सभी पार्टियों को आज गरीबों ने चेतावनी दी है, सुधर जाइए, सुधर जाइए, वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी। गठबंधन के सूत्रधार नीतीश ने छोड़ा साथ, पकड़ा मोदी का हाथ। बंगाल में कांग्रेस टीएमसी में लड़ाई। महाराष्ट्र में दिग्गज नेता मिलिंद देवड़ा ने छोड़ी पार्टी। यूपी में कांग्रेस पर बरस रहे अखिलेश। पंजाब में आम आदमी पार्टी एकला चलो रे की राह पर। देखिए, अभी तक सब मिल करके मोदी जी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थे। अब आपस में लड़ रहे हैं। कैप्टन ही चले गए छोड़ करके टीम को, फिर टीम कैसे लड़ेगी। राहुल गांधी को एक ही चीज कहना चाहिए, वो गठबंधन के लिए, इंडी महागठबंधन के लिए अशुभ साबित हुए। जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां गठबंधन टूट रहा। बंगाल में छोड़ा, बिहार में छोड़ा। इस गठबंधन के लिए जो इस समय हालात हैं उस पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अब जो कुछ ढका छुपा था वो अब साझे की हंडिया चौराहे पे फूटती हुई नजर आ रही। राम मंदिर से विपक्ष का किनारा, देश में राम मंदिर की लहर, विपक्ष की भूमिका नदारद, सॉफ्ट हिंदुत्व के राजनीतिक दांव पर सवार। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण
भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। अगर राजनीतिक यात्राओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सागर तट से सरयू के घाट तक की यात्रा की। इस रास्ते पर लोकसभा की 212 सीटें आती हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की न्याय यात्रा है जिस पर विपक्ष के साथी ही हमलावर हैं। বাংলায় প্রোগ্রাম করতে এসছে, আমরা নাকি ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স। একবার তো ইনফরমেশনটা দেবে, অমুক দিন থেকে প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছি বাংলায় এই রুট দিয়ে, আর তো কিছু চাই না। আমাকে কেউ তো বলেনি, আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের থ্রুতে শুনেছি। ডাইরেক্টকে কাউকে কাউকে ফোন করে বলেছে আমাদের গাড়িটা পাস করে দাও। আমাকে একবারের জন্য জানায়নি, আমি জানতেই পারিনি। তুমি বাংলা না বেছে ইউপি গেলে না কেন? বুকের পাটা থাকতো দেখতাম यूपीতে इलाहाबादে গিয়ে बीजेपी के हारिए एसो। कई जो लीडर्स हैं आदरणीय ममता बनर्जी, उनको शिकायत इसी बात की है कि जो यात्रा निकल रही है आखिर उनसे सहयोग क्यों नहीं मांगा गया, उन्हें साथ क्यों नहीं लिया गया, या उत्तर प्रदेश में जब यात्रा निकलेगी तो कम से कम इस कॉन्फिडेंस के साथ उन दलों को साथ लाना चाहिए था, उनका विश्वास में कि यात्रा उनके यहाँ हो रही। हमें शिकायत किसी पॉलिटिकल पार्टी की यात्रा पे नहीं है, लेकिन जब इंडिया गठबंधन है तो कम से कम उन दलों को भी साथ लेकर के ये फैसला होना चाहिए। मोदी के सामने विपक्ष की स्थिति देखते हुए तमाम सवाल उठ रहे हैं। जो गलत है उसको तो खत्म होना है, चाहे मोदी करे चाहे कैसे भी हो। क्या कर्मा घूम के आता है। ईडी अपना काम कर रही है, वो एक प्रशासनिक व्यवस्था है, कानून अपना काम करती है। जो गलत करेगा तो वो अपनी जांच होगी और उनका अपना जगह पे उसके हिसाब से सजा होगी। कानून अपना काम करती है तो जो कर रही है कानून तो बढ़िया ही कर रही है। अयोध्या से उठती हिंदुत्व की लहर, बिहार से उठी राजनीतिक लहर, भ्रष्टाचार पर उठी मोदी की गारंटी की लहर के सामने विपक्ष की डगमगाती नैया है जिसका न कोई नेता है न कोई खेवैया है। मोदी विरोध के कई चेहरे इस समय भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे हुए हैं, या तो ईडी की जांच के रडार पर हैं या फिर ईडी की गिरफ्त में। इन मामलों में फंसे होने के कारण लोकसभा चुनावों पर उनका कितना फोकस होगा ये भी सवाल है, और जनता को उन पर भरोसा है या उनके खिलाफ हो रही कार्रवाई पर, यह भी चुनावी परिणाम को काफी हद तक निर्धारित करेगा। ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की, ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। भ्रष्टाचार से लड़ने का एक काम आपने मुझे दिया, आपने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है। न मोदी टिकता है, न मोदी डरता है। मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को न रोकता है, न गरीबों का पैसा लूटने दूंगा, न ही कांग्रेस का खजाना, कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा मैं। विपक्ष के कमोवेश सभी पार्टियों के अलग अलग नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामले लंबित हैं। कुछ नेता जेल में हैं, कुछ को समन पर समन भेजे जा रहे हैं। जांच की कार्रवाई के खिलाफ एकजुट विपक्ष ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं को विपक्ष मिटाओ सेल कहता है। चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसे कार्रवाई करना
मैं समझता हूं बिल्कुल लोकतंत्र को खत्म करने वाली बात है। ये लोकतंत्र की हत्या हुई है। सभी राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़े जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अरविंद जी के बढ़ते हुए कदमों से डर रही है और सारे विपक्षी दलों को वो बंद कर देना चाहती है। भाजपा ने मजाक बना लिया है संविधान का, कानून का, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, जिसके खिलाफ चाहते हैं इनको इस्तेमाल कर रहा है। लोकसभा का वातावरण है, इलेक्शन का वातावरण है, उसी के पहले जो बीजेपी के खिलाफ पार्टी है उस घरों से निकलता है, इतना मोटा मोटा पैसा निकलता है जो इन्होंने भ्रष्टाचार करके अपने पास जमा कर रखा था, वो पैसा निकलता है। इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है? गवर्नमेंट पैसा रखने नहीं जाती। ईडी के अपने जारी किए आंकड़ों के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में उसका कन्विक्शन रेट या दोष सिद्धि दर 96% है। हालांकि ये भी सच है कि 2014 के बाद से ईडी और सीबीआई जिन मामलों की जांच कर रही है उनमें 95% मामले विपक्ष से जुड़े हैं। मार्च 2023 तक ईडी ने 5,906 केस दर्ज किए थे। उनमें से 1,142 मामलों में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की। इनमें से 25 मामलों का ही निपटारा हुआ है, यानी कुल मामलों का केवल 0.42%। इन 25 मामलों में से ईडी 24 में आरोप साबित कर पाई, यानी सफलता दर 96%, जैसे कि ईडी दावा करती है। पर विपक्ष ईडी के एक्शन पर सवाल उठाता है। इस देश में ईडी जिसके ऊपर कार्रवाई कर रही है वो 99% अनलॉफुल है, इलीगल है, ये सबको मालूम है। लेकिन ईडी बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच है, सबको मालूम है। भ्रष्टाचार ही इनका शिष्टाचार है, इनका कोई मिशन विशन नहीं है। इस कोलिशन का केवल एक ही फेविकॉल है, करप्शन करप्शन करप्शन। ये पॉलिटिकली ड्रिवन है। मैं इसलिए बोल रही हूँ और इस कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप देखेंगे जो पॉलिटिकली एक्सपोज पीपल हैं 97% ऑपोजिशन के हैं ईडी के इन्वेस्टिगेशन के दायरे में, और उसमें से कन्विक्शन रेट कितना है? लेस देन 2%। तो यानी आप चार्जेस कुछ भी उठाकर लगा दें, लोगों को अरेस्ट कर लें, लोगों को रोज बेल हियरिंग के समय कुछ नया एविडेंस लाकर दिखा दें, पर आप कन्विक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है। सो शोज दैट इट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। ईडी के पास जो सबूत हैं, जो मनी ट्रेल है, जो संजय सिंह जी के केस में मिली, जो मनीष सिसोदिया जी के केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने गई, उसके चलते उनके पास जवाब नहीं है। वो ईडी को फेस नहीं कर सकते, इन चीजों का जवाब वो नहीं दे पाएंगे। इसलिए हेमंत सोरेन जी भी इसी तरह बोलते थे, लेकिन हेमंत सोरेन जी को किसी ने रिजाइन करने को नहीं कहा, उन्होंने खुद पहले रिजाइन कर दिया क्योंकि वो भी जानते थे कि इतने बड़े सबूतों के बाद वो बच नहीं पाएंगे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इस बार छत्तीसगढ़ के चुनावों में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा था। विपक्ष के जो नेता मोदी विरोध का परचम उठाए चल रहे हैं, क्या ये जांच जनता की नजर में उनकी विश्वसनीयता पर असर डालेगी? मोदी विरोध के मोर्चे पर तैनात नेताओं को एक झटका 22 जनवरी को भी लगा था। राम भक्त या राम विरोधी की राजनीतिक परिभाषा चाहे अनचाहे गढ़ दी गई। तब विपक्ष के सभी चेहरे लकीर की दूसरी ओर खड़े देखे गए। प्रधानमंत्री मोदी गर्भगृह में मुख्य यजमान की भूमिका निभा रहे थे और विपक्ष के नेता धर्मनगरी अयोध्या की सीमाओं से दूर विरोध की राजनीति का धर्म निभा रहे थे। राम राम, मेरा राम राम। संसद के बाहर पीएम मोदी की राम राम केवल अभिवादन की औपचारिकता नहीं बल्कि चुनावी रण में छोड़ा गया ऐसा अस्त्र है जिसका असर दूर तलक जा सकता है। राम राम, मेरा राम राम। सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान।
संसद के अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण में 3 बार राम का नाम और उस पर गूंजा जय घोष संकेत है इस बात का कि अयोध्या और अयोध्या में विराजे रामलला रहेंगे इस बार चुनावों में। ये करोड़ों देशवासियों की इच्छा और आस्था का प्रश्न था, जिसका उत्तर देश ने पूरे सद्भाव के साथ खोजा है। बीजेपी पर विपक्ष का आरोप रहता है हिंदुत्व की राजनीति, लेकिन राम मंदिर के बाद राजनीति के केंद्र में सीधे तौर पर श्री राम है। समर्थन और विरोध दोनों में राम नाम गूंज रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता विपक्ष के नेताओं को भी दिया गया था, लेकिन एक एक करके सबने शामिल होने से इनकार कर दिया। राजनीति में ये मुद्दा बना और आम जनता के बीच चर्चा का विषय भी। व्यक्ति मंदिर जाता है तो ये कामना करके नहीं जाता कि मैं मंदिर जा रहा हूँ मुझे प्रसाद मिलेगा, परंतु खाली हाथ नहीं आता है, उसको प्रसाद अवश्य मिलेगा। इसलिए ये कहना कहीं पर से गुरेज नहीं है कहने में कि राम मंदिर का लाभ बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी इसलिए मंदिर नहीं बनवाई होगी, हमें लगता है कि हमें लाभ मिले, लेकिन ऐसा ना कि मंदिर जाने वाले व्यक्ति को प्रसाद मिलता है तो लाभ मिलना तय है। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी या खड़गे जी ने अपना अयोध्या ना जाने का प्रोग्राम कैंसिल करना बहुत बड़ा दुर्भाग्य था उनके लिए। आस्था चुनावी नहीं होती, लेकिन चुनावी मुद्दों में आस्था जरूर शामिल कर ली जाती है। इन दिनों अयोध्या की धुरी पर देश की राजनीति नाच रही है और रामलला को पाकर राम धुन में उत्सव मना रहे हैं करोड़ों भक्त। बीजेपी ने जो राम मंदिर को लेकर के जो अपना जो कदम उठाया था उसको पूरा किए हैं, तो जरूर से जरूर लोग उन पे भरोसा दिखाएंगे। राम मंदिर के कारण जो वहाँ के लोग हैं उनकी अर्थव्यवस्था पे, उनकी इकोनॉमी पे, उनके परचेजिंग कैपेसिटी पे ज़्यादा फायदा होगा। चुनाव में तो बीजेपी को लाभ भी मिलेगा। बीजेपी सरकार के ही कार्यकाल में ये काम हुआ है। जो अयोध्या में उमड़ रहे हैं उनकी पहचान राम भक्त जरूर है, लेकिन वो वोटर भी तो हैं। प्रतिदिन रामलला के दर्शन करने वालों की संख्या देखिए। 23 जनवरी लगभग 4 लाख, 24 जनवरी लगभग 2.5 लाख, 25 जनवरी 2 लाख, 26 जनवरी 3.5 लाख, 27 जनवरी 2.5 लाख, 28 जनवरी 3.25 लाख, 29 जनवरी 1,75,000। सिर्फ एक सप्ताह में लगभग 20 लाख श्रद्धालु अयोध्या जा चुके हैं और इसी समय अंतराल में करीब 5 करोड़ 60 लाख का सीधा दान भी आ चुका है। ये वो दान है जो केवल दान काउंटर से गिना गया। इसके अलावा करोड़ों के आभूषण और दूसरे दान भी हैं जिनकी गणना नहीं हो सकती है अभी। अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, वो प्रदेश जहां से देश के लोकसभा की सबसे अधिक 80 सीटें हैं। लेकिन अयोध्या का प्रभाव केवल यूपी तक सीमित नहीं रहने वाला। राम मंदिर से बीजेपी का लाभ मिलेगा। राम मंदिर के बनने से बीजेपी को चुनावी लाभ तो होना ही था। अभी कार्य अब पूरा बनके तैयार नहीं हुआ, जैसा कि हम सभी जानते हैं। अभी वो धीरे धीरे बनेगा और कई टाइम से, कई सालों से पहले से बीजेपी जो है, आरएसएस के जितने भी लोग हैं वो राम मंदिर का मुद्दा लेके चलते ही आए हैं, तो उनको लाभ होना तो निश्चय है। विपक्ष अभी तक राम मंदिर पर अपना सार्वजनिक रुख क्या रहे वो निर्णय ठीक से कर नहीं पाया है और आस्था का सैलाब काशी तक जा पहुंचा। नीतीश कुमार ने ही मोदी के विरुद्ध गठबंधन बनाने की शुरुआत की थी। अनेकों मतभेदों को दूर करते हुए पार्टियों को साथ लाने का प्रयास करते रहे, पर अब मोदी विरोधी मोर्चे के सूत्रधार ही विपक्ष के साथ नहीं। नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से ज्ञान करता हूं। जेडीयू का भी और नीतीश जी का भी नेचुरल अलायंस वो एनडीए ही है। अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। ये जो है आज तक हमको डार्क में रखे। नीतीश कुमार आते जाते रहते हैं। अभी अयोध्या में राम है तो बिहार में पलटू राम है। अगर वो किसी और के साथ जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री तो नहीं बनाए जाएंगे।
नीतीश है नहीं गठबंधन में, राहुल खड़गे न्याय यात्रा में व्यस्त हैं, लालू ईडी के सवालों के सामने है, सोरेन ईडी के शिकंजे में है, ममता का सुर अलग है, केजरीवाल गठबंधन के सीन से ही गायब हैं, अखिलेश यूपी में पीडीए गठबंधन का झंडा लेकर निकल गए और शरद पवार जो सबसे पहले गठबंधन के अभिभावक समझे गए थे वो खुद अफसोस की मुद्रा में है। तो गठबंधन संभालेगा कौन? आज तक इलेक्शन होने के बाद एक टेनियर में किसी नेता ने 2 बार अलग अलग पार्टी का नेतृत्व या इसे सहयोग देने का काम आज तक कभी हुआ नहीं था। नीतीश जी ने वो रिकॉर्ड किया, जब लोग वोट देने के लिए मतदान केंद्र में जाएंगे तब समझकर सोचकर इसको कड़ा जवाब देंगे। कहीं ना कहीं से जो लोग कहते थे कि इनके लोग काम नहीं करते थे, हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे। ये अफसोस की बात है कि आखिरी वक्त पर उन्होंने हमारा हाथ छोड़ा, ये बिल्कुल विश्वासघात है। नीतीश के गठबंधन से निकलने के मायने सीधे सीधे विपक्षी एकता पर प्रहार है और जनता में यह संदेश कि आपस में एक नहीं है विपक्षी नेता। अयोध्या से हिंदुत्व के मुद्दे पर मजबूती लिए बीजेपी को बिहार की जातीय राजनीति का भी साथ यानी कमंडल के साथ मंडल भी मिला। नीतीश आर्किटेक्ट थे गठबंधन के, केजरीवाल को जोड़ने दिल्ली गए, यूपी से अखिलेश को जोड़ा, पश्चिम बंगाल से ममता को साथ लाए, महाराष्ट्र से उद्धव को जोड़ा और फिर पटना में सजा गठबंधन का पहला पोस्टर। गठबंधन में तरजीह मिली नहीं, सीट बंटवारे सहित चुनावों की कोई साझा रणनीति बनी नहीं। ऊपर से पटना की राजनीति में उथल पुथल को भांपते हुए नीतीश ने गठबंधन की दोस्ती को तिलांजलि दे दी और पीएम मोदी के साथ चले गए। और टाइमिंग देखिए, जिस दिन राहुल गांधी को न्याय यात्रा लेकर बिहार पहुंचना था उसके ठीक एक दिन पहले नीतीश ने गठबंधन को ही अलविदा कह दिया। कांग्रेस पार्टी अपने सर्वाइवल के दौर से गुजर रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष के लायक भी उनके पास सांसद नहीं थे, लिहाजा वो क्षेत्रीय जो नेतृत्व है इन दलों का उनको समाप्त करना चाहते हैं। वो इनके विकास में रोड़ा है। ये सिर्फ नीतीश कुमार थे, जनता दल यू था, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन बना और कांग्रेस पार्टी को भारत की राजनीति में पुनः स्थापित करने का और सम्मान दिलाने का काम हमने किया। हमें अफसोस है कि जो कांग्रेस पार्टी का जो कॉकस था उसकी षड्यंत्रकारी भूमिका से आज हम मुक्त हुए। नीतीश के निकल जाने के बाद भी हो सकता है कि गठबंधन फिर कोई नई शक्ल ले ले, लेकिन जनता के बीच परसेप्शन की एक लड़ाई गठबंधन को नए सिरे से लड़नी पड़ेगी। चुनाव आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस ने कुल 71.8 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो उसके सालाना खर्च का 15.3% है। ये रकम 2022-23 के दौरान पार्टी के प्रशासनिक और सामान्य खर्च का कुल 30% से अधिक है। कांग्रेस अब न्याय यात्रा पर निकली है, लेकिन क्या मोदी के चुनावी मैजिक के सामने राहुल गांधी की न्याय यात्रा कारगर साबित हो रही है? राहुल गांधी का न्याय यात्रा से बेशक कहा जा सकता है कि अब जाके लोगों को होश आया है, जमीन पे जाके वो लोगों से मिल रहे हैं, धरातल पे क्या सच्चाई है उससे रूबरू हो रहे हैं। लेकिन अभी समय लगेगा, उनको आने वाले 10 साल लगेगा। ऐसी मेहनत करते रहे तब जाके उनको कुछ फायदा दिखेगा। न्याय का उनको लाभ क्या मिलेगा? इन लोग तो बस ये यात्रा केवल जनता के बीच में बने रहने के लिए सब दिखावा है केवल, बाकी लाभ आप जनता तो सब देश की जान चुकी है। जहाँ जहाँ उनकी जो संगठन है, जहाँ जहाँ उनकी राजनीतिक सत्ता अच्छी है, वहाँ वहाँ अगर राहुल गांधी जाते हैं तो जरूर उनको फायदा मिलेगा। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
चुनावी विश्लेषकों की माने तो हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग करते हुए बीजेपी बाउंड्री पर बाउंड्री जड़ रही। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन है जिसके बंधनों की गांठें ढीली होती नजर आ रही है। कांग्रेस ने रामलला विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी रखते हुए मणिपुर से मुंबई तक 6,700 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा शुरू कर दी। 66 दिनों की ये यात्रा 15 राज्यों की 100 लोकसभा संसदीय क्षेत्र और 337 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि ये यात्रा चुनावी नहीं है। देश का जो राजनीतिक सेंटर है, सोशल जस्टिस का जो सेंटर है, जहां से सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू होती है, वहां से तो आपकी यात्रा गई नहीं, बिहार से आपकी यात्रा गई नहीं, असम से आपकी यात्रा गई नहीं। तो बहुत लोगों ने हमें कहा कि एक यात्रा नॉर्थ ईस्ट से लेकर महाराष्ट्र तक होनी चाहिए, और हमने बात मान ली, इसीलिए आज हम आपके सामने खड़े हैं। कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर उसके अपने साथी दल ही सवाल उठाने लगे हैं, खासकर उसकी टाइमिंग को लेकर। जिस समय बीजेपी अपने मैनिफेस्टो के सबसे बड़े मुद्दे राम मंदिर को मूर्त रूप दे रही थी, उस समय शुरू की गई पदयात्रा का कांग्रेस क्या कोई चुनावी फायदा उठा सकती है? फायदा मिलेगा, कह सकते हैं मिलेगा, क्योंकि जो कांग्रेस है वो आज के डेट में जमीनी स्तर पे लोगों से मिल रही है। एक समय था वो शायद जमीनी स्तर से वो अपना कनेक्शन छोड़ दी थी, वो उन्हें दोबारा मिल रहा है। फायदा होगा, कांग्रेस जमीनी पे जाकर और किसान लोग से मिल रही है और ग्राउंड पे जाके सारे लोग के दुख को देख रही है, तो ये काफी अच्छा है और ऐसा करना भी चाहिए। मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि उनसे बड़ा मुद्दा पहले ही राम मंदिर का वो लेके आ चुके हैं मोदी जी। राहुल गांधी की ये यात्रा ऐसे समय हो रही है जब विपक्ष के सामने चुनौती है कि कैसे बीजेपी को लगातार तीसरा आम चुनाव जीतने से रोका जाए। लेकिन चुनौती केवल मोदी से लड़ने की नहीं है, लड़ाई अंदरूनी भी है। जिस दिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की, उसी दिन कांग्रेस के बड़े नेता मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। यात्रा बिहार की तरफ बढ़ी तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले गए। कांग्रेस ने दावा किया कि बंगाल में राहुल गांधी की न्याय यात्रा को निकालने की अनुमति नहीं मिली। उन पे राहुल गांधी जी की सभा करने की इजाजत नहीं दी गई थी। आप मणिपुर से बाहर निकलकर थौबा के आगे एक निजी जमीन पे हमारे ये सभा करना पड़े उसी समय, क्योंकि सूबे की सरकार की सहयोग नहीं थी। कांग्रेस मानती है कि पहली यात्रा से राहुल गांधी की छवि बेहतर हुई और उनका राजनीतिक कद बढ़ा, इसीलिए यात्रा का दूसरा चरण सामने आया। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जब विपक्षी दलों के गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे और चेहरे पर सहमति फिलहाल नहीं बन पाई है, ऐसे में गठबंधन जोड़ो शायद ज्यादा बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। मोदी विरोधी जो बाकी चेहरे हैं वो सब आपस में ही लड़ाई में उलझ गए हैं। समाजवादी पार्टी ने टिकट बंटवारे की किचकिच में न पड़ते हुए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। ममता लेफ्ट को साथ नहीं देखना चाहती। मामूली मुद्दों पर भी तकरार है और चुनाव सर पर है। सवाल केवल यह है कि जीतने वाले को सीट मिलनी चाहिए और वो रास्ता अपनाने के लिए कम से कम कांग्रेस को आगे आना चाहिए। আজ তোমাদের এত অহংকার, এত অলংকার, আমি নাই বা কিছু চাইলাম, তাও আমি বলেছিলাম দুটো সিট তোমাদের দেবো, তোমাদের জিতিয়েও দেবো, বললো হবে না। আমি বললাম কটা চাই? 42টা। जो हमारा सीट नेगोशिएशन है वो चल रहा है, उसका रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा। बैठकें होती रही, नेता मिलते रहे, ये बयान भी आते रहे कि सीट शेयरिंग के मामले में थोड़ा सामंजस्य है, थोड़े की और जरूरत है। लेकिन सब ठीक है, समझो हो ही गया। इंडिया अलायंस में कुछ भी ठीक नहीं है। ये तो चीज
आप उजागर हो रही हैं और कितनी बातें होंगी जो उजागर होनी है। समय आइए, सारी चीजें पता चल जाएंगी। कांग्रेस और तेजस्वी यादव पूरी ताकत से बिहार में लड़ेंगे। लेकिन वस्तुस्थिति क्या है देखिए। सबसे पहले यूपी का हाल। बात चलती रही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पहले कांग्रेस के लिए 11 सीटें छोड़ी और फिर खुद 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। इसमें फर्रुखाबाद और खीरी जैसी सीटें कांग्रेस चाहती थी। इसको लेकर एसपी और कांग्रेस में तनातनी। विपक्षियों ने ठाना है, जब से गठबंधन शुरू किए हैं, कि विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग हम लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हम लोग हट के करेंगे। तो सट के तो चले गए, नीतीश जी सट गए, अभी और सटने वाले लगे हैं और हटने वाले वो अपना काम शुरू किए हुए हैं कि हम हट के सहयोग करेंगे। बिहार में तो गठबंधन की पूरी गाड़ी ही पलट गई। नीतीश स्टीयरिंग छोड़कर एनडीए के रथ पर सवार हैं। कांग्रेस को अब आरजेडी के साथ नए सिरे से सीट बंटवारे पर चर्चा करनी पड़ेगी। पश्चिम बंगाल में तो सबसे बड़ा और पहला सवाल यह है कि गठबंधन है भी कि नहीं। ममता सभी सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। कांग्रेस और टीएमसी के नेताओं में खुली जंग चल रही है। बीजेपी भाषा अपना भाषा एक होच्छे क्यों दीदी भाई? मैं यही कहूंगा कि वो बार बार कह रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है। हम भी इंडिया गठबंधन में हैं। हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम इंडिया गठबंधन को और मजबूत करें और एक ही निशाना होना चाहिए। हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा को हराने में लगे हुए। জনবিরোধী গণশত্রু সিপিএম কে নিয়ে কংগ্রেস মাতামাতি করে, তো সেক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী জানিয়ে দিয়েছেন কংগ্রেস একা চলবে, তারা সিপিএম কে নিয়ে চলছে, চলুক। তৃণমূল কংগ্রেস এককভাবে চলবে। তৃণমূল কংগ্রেস। रही बात आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की सीट शेयरिंग पर बातचीत की, तो दिल्ली की 7 सीटों पर अभी भी कोई फॉर्मूला नहीं निकला है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। पूरे देश दा पंजाब बनूंगा हीरो, इस बारी पंजाब चों 13-0 लोकसभा सूपड़े साफ होंगे ना सारियां दे। महाराष्ट्र में भी गणित आसान नहीं। कुल 48 सीटों में से उद्धव ठाकरे की सेना 23 सीटों से कम पर मानने को राजी नहीं। अजित पवार के बाद बची एनसीपी की अपनी डिमांड है। कांग्रेस के लिए तब कोई फॉर्मूला बने जब वहां पहले क्षेत्रीय पार्टियों में सहमति बन जाए। कुल मिलाकर सार यही है कि जो सीट शेयरिंग का सवाल था वो ही हल नहीं हो पा रहा। गठबंधन के एजेंडे, चुनाव प्रचार की रणनीति, मुद्दों की बात और साझा कार्यक्रमों पर कैसे राय बने। गठबंधन की राहों में मुश्किलें कम होने की जगह बढ़ती जा रही हैं। मोदी के सभी विरोधी एक एक कर हाशिए पर जा रहे हैं। श्वेत पत्र में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।